नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी की सियासत में सियासी एबीसीडी के बाद अब निजाम की बारी है। दरअसल इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर सीधे अखिलेश यादव हैं। गृह मंत्री जिस भी रैली को संबोधित कर रहे हैं उसमें वो अखिलेश यादव को निशाने पर जरूर रखते हैं। 29 दिसंबर को हरदोई में अमित शाह ने एबीसीडी के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और अब अमित शाह ने मुरादाबाद में निजाम का फुल फॉर्म बताया है। निजाम को विस्तार से बताते हुए अमित शाह ने कहा कि एन का मतलब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आई का मतलब इमरान मसूद, ZA का मतलब आजम खान और M का मतलब मुख्तार अंसारी है। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अखिलेश का निजाम चाहिए या योगी मोदी के विकास का निजाम। गृह मंत्री ने इस दौरान सपा प्रमुख पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके हिसाब से आपसे जब मांगती है तो अपने शासनकाल में कितने दंगे हुए थे इसका हिसाब आप नहीं दे पाते हैं। मैं जवाब देता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार में 700 दंगे हुए, लेकिन आज योगी सरकार में दंगाइयों की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से लगातार अखिलेश को कानून व्यवस्था के मामले पर घेर रहे, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अब सीधे सीधे अखिलेश को टारगेट करने जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में संबोधित करते हुए अखिलेश को कैसे निशाने पर लिया, सुनिए। निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी मित्रों, झोली में डालना। तो अखिलेश ने अमित शाह के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब उत्तर प्रदेश और देश भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और बद इंतजामी के दौर से गुजर रहा है, तब भाजपा के नेता एबीसीडी को अक्षरों को जोड़कर बचकाने और अपरिपक्व शब्द बनाने में लगे हैं। इन बातों से ना तो लोगों का पेट भरता है ना घर चलता है। यानी अखिलेश ने अपने सधे अंदाज में जवाब दिया कि मुद्दों से भटकाने के लिए एबीसीडी से लेकर निजाम तक का जिक्र हो रहा, जनता इससे भटकेगी नहीं। जब उत्तर प्रदेश और देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है और बद इंतजामी है, उस दौर में प्रदेश और देश है, तब वहां पर एबीसीडी और अक्षरों को जोड़कर बचकाने और अपरिपक्व शब्द बनाने में बीजेपी के नेता लगे हैं। इससे बात उनकी नहीं बनेगी और जनता इसको बखूबी समझती है। तो यह ट्वीट है जो अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर इस बात को मुद्दा बनाया कि दरअसल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बचकाने और अपरिपक्व चीजों को जोड़कर यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को टारगेट पर ले रही है, क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को या फिर कहें बीजेपी को टारगेट पर लिया था और बहुत ही साइलेंटली अपने आप को लोगों के बीच में उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, वहां उनकी उस रणनीति में उनको कुछ लाभ मिला भी, भीड़ दिखी भी, लेकिन अब यहां पर उनको सीधे निशाने पर बीजेपी ले रही। अमित शाह ने न सिर्फ एबीसीडी का पूरा परिचय दिया था, बल्कि उसके बाद अब निजाम की बात उन्होंने करते हुए कहा कि निजाम का फॉर्मूला और मंत्र यह है, मतलब यह है, लेकिन आपको अगर मोदी और योगी का निजाम चाहिए, शासन चाहिए, तो आपको बीजेपी की सीट बढ़ानी होगी या फिर बीजेपी को ही हर हाल में जिताना होगा। बहरहाल
बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि अब यहां पर जिस तरीके से टारगेट किए जा रहे अखिलेश यादव, उससे अखिलेश यादव किस तरह से अपने आप को ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि जनता को समझाएंगे भी। ये अखिलेश यादव के पक्ष की बात होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान साफ कर दिया है कि वो टारगेट करेगी, भरपूर करेगी और सीधे तौर पर उन मुद्दों को गिनाएगी जो उनके शासनकाल में, उसके पहले भी, चुनाव के बाद उन मुद्दों को गिनाते हुए चली आ रही थी। खासतौर से अगर हम कहें तो दंगा, गुंडागर्दी, इन तमाम बातों का यानी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर बीजेपी फिर से अखिलेश को टारगेट पर ले रही है। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ जाएंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त प्रशांत उमराव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रशांत, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका। अब एबीसीडी के बाद निजाम, और अखिलेश कह रहे हैं कि जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए अलग अलग अपरिपक्व बातें की जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो शासन काल था, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से 12 से 17 के बीच में 4.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होते थे और एक तरीके से हर जिले का एक मिनी सीएम होता था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से आजम खान चलाते थे, जिन्होंने कैसे एक गरीब लोगों की जमीनों को कब्जा किया, जिनको योगी सरकार आने के बाद उन जमीनों को छुड़ाया गया। नईम कबाड़ी जो सबसे बड़ा कबाड़ी था, जो उत्तर भारत में जितनी भी गाड़ियां चोरी होती थी सारी मेरठ में जाती थी, आज उसका योगी सरकार में उसका उसकी जो कबाड़ का जो कारखाना था पूरा उसको ध्वस्त किया गया, उसको और बेटे सहित गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कानून व्यवस्था स्थापित करने का योगी सरकार द्वारा किया गया है, और उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि काशी और अयोध्या में जो बम धमाके हुए थे, उनको आतंकवादियों को छोड़ने का अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा दी थी। तो ये जनता देख रही है। और आज भी देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किस तरीके से सरेआम सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 28 तारीख को कानपुर में देखा, सभी मीडिया चैनल ने दिखाया किस तरीके से उन्होंने दंगा भड़काने का प्रयास किया, अपनी कार्यकर्ता की गाड़ी ले जाकर के उसमें तोड़फोड़ पत्थरबाजी की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़के और वहां पे अव्यवस्था पैदा हो। ये इनका माइंडसेट है। जब ये लोग सत्ता में नहीं इस तरह की गुंडागर्दी और ये जाहिलियत के काम कर रहे हैं, सोचिए जब सत्ता में आ गए तो ये किस तरह के काम करेंगे। अब सवाल इस बात का है प्रशांत, जो आप कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग तैयार नहीं है अपने व्यवहार को बदलने के लिए, लेकिन अखिलेश का कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, वो मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी वजह से उनके पास अपरंपार भीड़ आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता था कानून व्यवस्था। 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश के शासनकाल में डेली 50-60 से ऐसे छोटे मोटे बड़े दंगे होते। मुजफ्फरनगर का दंगा आज तक कोई भूला नहीं। 2013 का दंगा, किस तरीके से वहां पे सचिन मलिक और गौरव मलिक ये 2 लड़कों की हत्या, 2 भाइयों की नृशंस हत्या की गई थी, बम ब्लास्ट होते थे। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में 5 साल में कहीं हमें त्योहार के टाइम पे कर्फ्यू लगाना पड़ा हो, और दंगे में हर समुदाय का व्यक्ति मरता है, हर जाति के व्यक्ति का नुकसान होता है। लेकिन एक कानून व्यवस्था, एक कानून का शासन देने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी नहीं कर सकता कि अपने टोपी लगा करके, लाल टोपी लगा करके, भगवा पहन करके कोई गुंडागर्दी करे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, अभी चंदौली में 8 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विशाल पासवान नाम के व्यक्ति की एक मामूली विवाद में लिंचिंग करके हत्या कर दी। वहां की एमएलए साधना सिंह ने जाकर के उन लोगों की गिरफ्तारी करवाई। मुरादाबाद में इन्होंने फरीद शमसी नाम का एक पत्रकार था, उन्हें अखिलेश यादव से कुछ सवाल पूछ लिए, तो अखिलेश के इशारे पर इनके कार्यकर्ताओं ने उसकी पीट करके बेदम कर दिया। एक और बदायूं में भी एक घटनाक्रम अपने ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इन्होंने पीट दिया मिल करके। तो ये इनकी लगातार, प्रतापगढ़ में भी घटना आई थी, स्टेज पर ये लोग मारपीट करने लगे। तो ये दिख रहा है, जनता को दिख रहा है किस तरीके से ये लोग ये जो इन्होंने अपना शासन किया था वही दोबारा ये वापस लाना चाहते हैं। अब यहां पर सवाल जो आपने उठाया है कि वहीं दोबारा ये वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उसका एक जवाब देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमने छोटे दलों को भी जोड़ लिया, हम जनता को भी जोड़ पाएंगे। अगर आप उन्हीं मुद्दों के आधार पर फिर से आने की कोशिश में है, तो आपको लगता है कि हां, निजाम एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगी जनता? बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी को चुनेगी। हमने सभी मुद्दों को एड्रेस किया है, हमने विकास को एड्रेस किया। आज देखिए, उत्तर प्रदेश से 42 लाख से अधिक लोगों को आवास देने का काम किया गया है। 30,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में टैप वाटर सप्लाई हो रहा है। 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार अनाज दिया जा रहा है, उनके खाते में रकम दी जा रही है। सभी चीजों को हमने उसके साथ कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। आज महिलाएं 8 बजे 9 बजे घर से सुरक्षित होकर निकल सकती हैं। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। बिजली 20 से 24 घंटे उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आज 12 से
2016-17 के बीच का समय देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली मिलती थी और आज उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली मिल रही है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन क्या हुआ 17 के बाद से। प्रशांत, अब यहां पर सवाल इस बात का है जो आप बार बार कह रहे हैं कि कंपेयर करके हम देख ले, हम तो सबको देखते हैं, सबके दावे भी सुनते हैं। मौजूदा दौर में एक रणनीति क्या साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अखिलेश को ही आप मुख्य विपक्षी नेता मान रहे हैं और उनको ही सीधा टारगेट आप कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी, उसमें कहना है उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसे तो कांग्रेस भी कहती है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं क्योंकि कोरोना काल में वो ट्वीट कर रहे थे और हम ही लोग थे जो कि लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी पार्ट टाइम राजनीति करती है। उनके देखिए नेता जो हैं अभी इटली दौरे पे चले गए हैं, पार्टी छुट्टी मनाने नए साल की। प्रियंका वाड्रा जी आती है, 2-3 दिन के लिए दौरे करती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर वो छुट्टी मनाने चली जाती है, जैसलमेर चली जाती है। तो और उनके सात विधायक जीतते थे पिछली विधानसभा, मुझे लगता है 3 या 4 अभी बचे हुए हैं और अभी श्योर नहीं कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो कांग्रेस का तो कहीं कोई अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मैं समझता हूँ। अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता है। अभिमन्यु भाई, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी जी। सवाल इस बात का है कि एक रणनीति, एक एबीसीडी वाली रणनीति, अब निजाम का फॉर्मूला बताने की रणनीति और अखिलेश को सीधा टारगेट करने की रणनीति बीजेपी की है। आप कांग्रेस से हैं, प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि कांग्रेस को तो मानते ही नहीं है। लेकिन आप इस गहमा गहमी को कैसे देख रहे हैं? अमित शाह ने जिस तरीके से ये निजाम फॉर्मूला दिया है, ये शब्द इजाद किया है, उसको विस्तृत तौर पर बताया भी है, आपको लगता है कि हां, अखिलेश को टारगेट करके बीजेपी वर्सेस जो फाइट है वो सीधा सीधा रख रही है, आप लोगों को बिल्कुल किनारे रख रही है? देखिए, भाजपा चाहती है कि ध्रुवीकरण हो उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से इन्हें हमेशा भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान याद आता है, इसी तरह से अखिलेश यादव जी को जुमला याद आ रहा है आजकल। जहां तक निजाम या इस तरीके के जुमलों की बात है, ये अगर इस तरीके का नारा जो इन्होंने दिया है निजाम वाला, अगर ये इस तरीके का नारा ये विकास के लिए देते, नौकरियों के लिए देते, तो लगता भी ये कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए आए हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियां गलियां छानते हुए आज घूम रहे हैं। ये मजबूरी है कि देश का गृह मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनकर घूम रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इसलिए ये सारे जो इसमें निजाम में जो इन्होंने शब्द और नाम दिए हैं, वो सारे मुसलमानों के नाम है। ये पूर्ण तौर पर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। अगर इनमें से बुरे लोग हैं तो आप उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर इनमें से बुरे लोग नहीं है आरोप है, तो आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप इस देश के गृह मंत्री भी हैं भाजपा नेता के अलावा, तो शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी ओछी राजनीति ना करें, इतने निम्न स्तर की राजनीति ना करें कि आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से आगे ही नहीं जा पा रहे। आज किन किन चीजों की जरूरत है? आज रोजगार की जरूरत है देशवासियों को। आज महंगाई से सारा देश परेशान है, पीड़ित है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 3-4 साल से सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किसानों पर, कृषि पर जो है लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर कैसे आय बढ़ेगी? जीएसटी में 100 से ज्यादा रिफॉर्म करा चुके हैं। नोटबंदी के दौरान भी पब्लिक परेशान रही, इस लॉकडाउन के दौरान भी पब्लिक परेशान रही। कभी ताली बजा दो, कभी थाली बजा दो, कभी रात को लॉकडाउन होगा, कभी नाइट लॉकडाउन होगा, कभी संडे को होगा। तो ये जो प्रयोग कर रहे हैं लगातार, वो विफलता हो जा रहे हैं इनके, तो इनके पास कोई बातचीत तो हो नहीं पाती। तो इसलिए निजाम ले आएंगे, कभी भारत पाकिस्तान जैसे जुमले करने लगेंगे, कभी खालिस्तानी कहने लगेंगे, ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर इनको बात ही नहीं करनी। प्रशांत उमराव, जवाब देंगे आप? देखिए, इनके पास कोई विषय नहीं है और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, परीक्षाओं की बात करते हैं। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के अधिकारी जहां पर लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, वहां के थानों में महिलाओं से रेप हो रहे हैं। कोई महिला थाने में शिकायत करने जाती है, अभी अरे आप उत्तर प्रदेश की बात थाने कीजिए के ना। उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह से तानाशाही है प्रशांत जी, कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको कहीं कोई घटना घट जाती है तो पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जाता। आप जाइए राजस्थान, जाइए आप, जाइए छत्तीसगढ़, जाइए आप, जाइए पंजाब, जाइए, वहां कोई भी घटना हो, कहीं पे भी घटना होगी वो निंदनीय है। आप वहां पर जाइए, आपका स्वागत। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों मिलने दिया जाता है, ये आप इस बात का भी जवाब दीजिए। प्रशांत उमराव जवाब देंगे आप? प्रशांत उमराव, देखिए, राजस्थान के भी अभ्यर्थी लखनऊ आए थे और कांग्रेस के कार्यालय पे उन्होंने धरना दिया था, इसलिए दोनों का कनेक्शन है, इसलिए राजस्थान की बात करना उसमें आवश्यक है।
उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अभी वीडियो का धरना करने वाले लोगों को भोजन पेपर का वहां पे लीक हुआ है और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने लीक करवाया पेपर। अधिकार की बात करते हैं आप, उन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कराते हैं। देखिए आप देखिए, दोयम दर्जे की आप लोगों की नीति है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो राजस्थान से लोग आए थे उनको भोजन कराया था। आप एक भी ऐसे धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के बारे में बताइए कि आपके जहां जहां आपकी सरकार है पूरे देश भर में, पूरे देश भर के बता दीजिए कि कहीं विरोधी जो विरोध कर रहा है, जो जनता है सड़कों पर है, आपने लाठीचार्ज के अलावा उनसे कभी बैठ के बात की हो? जवाब भी तो ले ले त्यागी साहब, जवाब भी तो ले ले। प्रशांत उमराव जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाओ। नहीं, कहीं कोई लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई है और ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हुए राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए हैं। प्रियंका वाड्रा जी 2-3 दिन के लिए आती हैं और पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भैया सवाल पूछे तो सुन लिया करिए। आप एक बात सुनिए, आप कहीं नहीं जाते हैं क्या? आप ये क्या बचकानी बातें करते हैं? क्या वो नहीं जाएंगे क्या? आप अपनी नानी के घर नहीं जाते? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप कैसे बच्चों वाली बातें करते हैं? क्या आप कहां तीसरी दुनिया में रहते हो क्या आप लोग? आरएसएस की शाखा में, क्योंकि माता पिता से मिलने जाना भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। अरे भाई जवाब, त्यागी साहब जवाब भी तो लीजिए। आप सवाल पूछकर जवाब नहीं ले रहे हैं। प्रशांत उमराव जल्दी से अपनी बात पूरी करें। नहीं उनको बोलने दीजिए, ऐसे डिबेट होगी आपके चैनल के दर्शकों के साथ। अगर ध्यान भुखमरी है देश में, 80 करोड़ देशवासी अगर फ्री का राशन ले पा रहे हैं तो आप इटली की बात करेंगे क्या? आप बताइए। नहीं, इटली की बात भी होगी, क्यों नहीं होगी? इटली की बात भी होगी। अगर आप सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, देश में इतनी बुरी स्थिति है तो आपको इटली की बात भी करनी होगी ना कि मुद्दे उठा के आप चले जाएंगे नानी के घर। ये भी सवाल है। बहरा आप दोनों शांत हो जाएं। आरपी राजन भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सपा के। बहुत स्वागत है आरपी राजन। सवाल इस बात का आरपी राजन की जो बात अब कही है अमित शाह ने, दो चीजें साफ कर दी हैं। एक कि सीधा टारगेट अखिलेश यादव होंगे और मुद्दा वही होगा कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल मतलब गुंडागर्दी, और इसी वजह से अगर निजाम योगी मोदी का चाहिए तो गुंडागर्दी वाले निजाम से मुक्ति पानी होगी। आरपी राजन, चले शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। पंकज रस्तोगी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताएं। पंकज रस्तोगी जी, एक पत्रकार के तौर पर हम कैसे देखें, क्या फिर से वही वाला फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है कि सीधा टारगेट करना है? पिछली बार भी जहां काम बोलता है का नारा दे रहे थे अखिलेश यादव, साथ में थे उनके युवा नेता भी एक, लेकिन बीजेपी ने फोकस रखा कि हां गुंडागर्दी कानून व्यवस्था यही हमारा मुद्दा होगा। वही कमोवेश मुद्दा फिर से बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारत के इतिहास में फ्री राशन देने का काम कर रही है, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के बाद 1971 में भी भुखमरी आई थी और लाखों लोग हिंदुस्तान में भूख से मर गए थे और बिना अन्न के मर गए थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना की वैश्विक बीमारी के बाद भारत सरकार ने फ्री राशन देने का काम किया और जनमानस को इस ओर खड़ा किया कि देश की आबादी को इस ओर 80 करोड़ आबादी जो कि मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन या जो कि ये मध्यम वर्गीय उसमें आती है, उसको फ्री राशन देने का काम किया। उससे एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने जनमानस के समक्ष रखी। और जैसा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आसन्न है और जिस तरह से ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि गुंडा राज, तो गुंडा राज समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता से बाहर हुई है वो गुंडा राज के कारण बाहर हुई है और गुंडा राज के ही कारण वो सत्ता से बाहर हुई है। और हमेशा ये बात कही जाती रही है, चाहे मायावती जी बनती थी, बीजेपी तो 14 साल बाद सत्ता में उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है। और अगर आप देखें तो मायावती जी आती थी, मायावती जी के बाद बीएसपी आती थी, मायावती जी की बीएसपी पार्टी आती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी का शासन आता था। लेकिन अत्यधिक गुंडा राज के चलते वो सत्ता से बाहर हो जाती थी। यही लखनऊ का आप मुद्दा लें, लखनऊ में करामत इंटर कॉलेज है, जो मुस्लिम महिलाएं वहां पढ़ती हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। करामत इंटर कॉलेज निशादगंज में आता है। वहां पर आप जिस तरह का आलम रहता था अखिलेश राज में, वहां महिलाओं का चलना दूभर था, बच्चों का जाना दूभर था, जिस तरह से वहां पर जिस तरह की हरकत होती थी। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद 2017 में इस तरह की चीजें वहां समाप्त हो गई। तो लोगों में कहीं न कहीं और किसी प्रकार के कोई दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। तो ये अगर कहिए तो ये इस बात को परिलक्षित करता है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त घोषित हुआ और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के अपराधों में बहुत कमी आई। तो इसलिए देखिए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस ओर उन्मुख है और इस बात को बार बार प्रदर्शित कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम नहीं है। और इसी कारण से देखिए अखिलेश राज अगर आप देखें
तो ये चीज बहुत ज्यादा हुई। और भी आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री की मोदी की रैली में कानपुर में देखिए तो वहां जिस तरह से अपनी घटना हुई और 5 लोग उसमें पकड़े भी गए, तो वो जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बताए जाते थे। तो ये भी समझ लीजिए कि इन सब चीजों को ये प्रदर्शन यानी मोटा मोटा यही है कि चाहे एबीसीडी का फॉर्मूला बताने की बात हो या फिर निजाम को परिभाषित करने की बात हो, एक टारगेट सीधा अखिलेश यादव है और मुद्दा रहेगा कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल मतलब वहां गुंडागर्दी फिर से होगी। जी पंकज जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आरपी राजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरपी राजन, सवाल सीधा है कि अखिलेश टारगेट पर हैं और आपके दौर में जो गुंडागर्दी का एक मुद्दा उठाया गया था बीजेपी की तरफ से, अन्य दलों की तरफ से, वही मुद्दा फिर से वो उठा रहे हैं। देखिए माफ करिएगा मित्र, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है देर से जुड़ पाया। पहली चीज बस सीधे साफ शब्दों बता दूं अमित शाह जी के बारे में। रोज कभी एबीसीडी, कभी निजाम और इस तरह की बातें जो बताते हैं, ये मुद्दों से भड़काने की बात है। अभी अमित शाह जी को अखिलेश जी के बारे में नहीं पता, अमित शाह जी जो अभी अखिलेश जी के बारे में नहीं जानते हैं। गलत शब्द और गलत ऑब्जर्वेशन बताने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता जान रही। अखिलेश जी के गुण तो आम जनता जानती है। अगर अमित शाह नहीं जानते तो हम बताते हैं कि उन्हीं के निजाम का मतलब क्या होता है। निजाम का मतलब होता है नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। आई का मतलब है उनके जो है आइडियल आदर्श, जेड का मतलब है जीनियस उत्साही और ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, एम का मतलब है मैग्नेटिक आकर्षक। ये है हमारे निजाम का मतलब, समाजवादी पार्टी के निजाम का मतलब ये है। आप बताइए, आज बता रही है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी अखिलेश जी की सरकार में। आज इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंचायत के चुनाव में वो कौन लोग थे, किस तरह से लखीमपुर खीरी में लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हुआ, इसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी देना। आज जनता के बीच में बताया कि हमने किस तरह महिलाओं का चीरहरण करके जो है पंचायत चुनाव में जीत हासिल की थी, वो किसी से छिपा नहीं है। अब बात आई है मुद्दों से भटकाने की। भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। वो तो अखिलेश जी की रैलियों को देख करके इतना घबराए हुए हैं ये लोग कि पूरा समझिए, पूरा केंद्र सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग एक आदमी के पीछे, अखिलेश यादव जी के पीछे पड़े हुए। केंद्र सरकार पूरी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुई है, लेकिन आम जनमानस पूरी तरीके से मन बना चुका है, पूरी तरह से जान रहा है आम जनमानस अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश में 22 में बदलाव के लिए, उत्तर प्रदेश 22 के बदलाव के मुहाने पर खड़ा उत्तर प्रदेश। अब इनका कुछ गुमराह करने से कुछ होने वाला नहीं मित्र। प्रशांत उमराव, आपके निजाम का मतलब आपने बताया और अब देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने निजाम का मतलब बता रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि उस निजाम को कैसे वो परिभाषित करते हैं और अखिलेश को कैसे जनता पसंद कर रही है। देखिए अखिलेश यादव जी जब तक 12 बजे सो करके उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी 4-5 रैलियां कर चुकी होती है। ये 15 दिन में एक रैली करते हैं, उसकी भीड़ दिखाते हैं जो भी प्रायोजित होती है। हम तो दिन में 15 रैलियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भीड़ किस तरीके से आ रही है, भीड़ किसी के लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता है। ऐसी भीड़ हमारी भी रैलियों में आती है, लेकिन हम उसका दिखाते नहीं है, वो तो उसको भीड़ एक अलग विषय है। और जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, 2013 में बदायूं में 2 सगी बहनों के साथ एक दुखद घटना हुई थी, उनको रेप के बाद लटका दिया गया था। एक महिला पत्रकार ने अखिलेश जी से सवाल पूछा था, अखिलेश जी ने उस महिला पत्रकार से बोला था आपके साथ तो रेप नहीं हुआ ना। तो इस तरीके का इनका चरित्र रहा है। आज जिस तरह की बातें कर रहे हैं और इनका शासन रहा है, किस तरीके की इनके शासन में गुंडागर्दी हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी नहीं भूली। और जो थोड़ा बहुत लोग भूलने का प्रयास करते हैं, इनके कार्यकर्ता बार बार समय पर याद दिला देते हैं। ये अच्छी बात है, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को याद रहना चाहिए कि आएंगे तो इस तरह काम करेंगे। के हवाले कर दिया। अरे मौत के बाद आदमी का अंतिम संस्कार शाश्वत अधिकार होता है। आपने उस बेटी को किस तरह जो है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी और कंडा डाल करके आग के हवाले कर दिया। लोगों ने इस कोरोना की विभीषिका में देखा किस तरह से आपने जो है लोगों को जो मौत शाश्वत अधिकार से जो है अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाए, लकड़ी नहीं दे पाए, दवाई नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। लोग भूलने वाले नहीं है। पैदल चलते बूढ़े बच्चे नौजवानों पे आपने जो लाठी चार्ज किया था, लाठी चलाई थी, वो कोई भूला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, तो देख रहे हैं। अब आप बताइए, पूरे देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे जिनके ऊपर 28 बड़े मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकार में बैठे होंगे, वो बताएंगे कि दंगों की बात। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे लगे हैं, उन पर भी तो बात कर ली जाए। उनके मुकदमे वापस ले लिए गए, मुकदमे अपने ही मुकदमे वापस लेकर के आज बता रहे हैं दंगों की बात। जनता इसमें गुमराह है, आने वाली
नहीं है, जनता पूरी तरह समझ रही है, क्योंकि अब मुद्दे नहीं बचे हैं। महंगाई बताइए, आज प्रधानमंत्री जी कहते थे महंगाई का मां पूर्ववर्ती सरकारों में, आज प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां क्यों नहीं बोलते? आज सरसों का तेल आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है, सरसों का तेल 200 उपलब्ध है, पेट्रोल डीजल, क्या स्थिति है पूरे देश में। ठीक है, लेकिन आरपी राजन, प्रशांत उमराव का एक ये भी तर्क है कि असल में आप जो कह रहे हैं वो आपके कार्यकर्ता ही तो सिद्ध कर देते हैं कि नहीं वो अगर गुंडागर्दी को याद दिला रहे हैं तो वीडियो बनकर आ जा रहा है सामने, वो आपके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं और आपको सस्पेंड करना पड़ रहा है, तो उनके बाद में कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता ही दम भर देते हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश जी ने सीधे कहा कि लोकतंत्र में हम जो है कानून को मानने वाले संवैधानिक रूप से हिंसात्मक लोग हैं। जहां कहीं भी कोई अगर ऐसा करेगा तो समाजवादी पार्टी में उसके लिए कोई स्थान नहीं। समाजवादी पार्टी ने तत्काल कार्रवाई की। आज बताइए, किसानों को थार से रौंदने वाले जो है टेनी महाराज आज सरकार में मंत्री बने बैठे, उस पर क्यों नहीं बात करते? जो आदमी उसके बाद मीडिया को भी धमकाया, मीडिया को किस तरह से कहा कि साले हट, इस तरह मीडिया के लोग अपराधी बता रहे हैं निर्दोष आदमी को, जबकि एसआईटी की जांच में उसको दोष साबित हो चुका है, उसका बेटा दोषी है। थार से किसानों को कुचला, और वो जो थार गाड़ी थी वो जो है आदरणीय जो टेनी महाराज हैं, गृह मंत्री राज्य मंत्री, उनके खुद से नाम है। अगर मेरा सलाह है, मेरे नाम से, मेरे सलाह से कोई दूसरा किसी की हत्या कर देता है तो मैं भी उसका दोषी होता हूं 302 का। तो आप उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी से जो है किसानों को रौंदा गया, किस तरह की बात करते? उस पर क्यों नहीं बात करते? उनके ऊपर क्यों कार्रवाई? प्रशांत उमराव जल्दी से जवाब, फिर मैं अभिमन्यु के पास जाऊं। प्रशांत उमराव, देखिए 2003 से 17 के बीच में आपकी 9 साल सरकार थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपराधिक मुकदमे थे, आपने सजा दिलवाने का काम क्यों नहीं किया? हमारी सरकार में तो आपके जो गायत्री प्रजापति थे, अखिलेश यादव के लाडले थे, उनको सजा हुई रेप के मामले में आजीवन कारावास, आपके आपने पार्टी से निकाला। अगर वास्तव में आप समझते हैं कि ये दोषी थे हमारी भारतीय जनता पार्टी नेता, आप उनको सजा दिलवाते। और योगी आदित्यनाथ सरकार को, योगी जी को तो आपने मरवाने का काम किया दंगे में आजमगढ़ में 2007 में, और आपने आपराधिक मुकदमे बढ़वा दिए। आप मीडिया ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, वो न्याय करेगा। आपने तो मुकदमा वापस लेना, क्योंकि 9 साल सरकार रही, भरोसा नहीं था। सरकार रही, आपने क्यों नहीं सजा दिलवा दी? अगर वो दोषी थे तो भाजपा मुकदमे तो आप नहीं ला देते ना, राजनीतिक मुकदमे आपने ला दिए, इसलिए आपने मुकदमे वापस ले लिए, क्योंकि आपको न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं है। दिलवा देते ना, आप सजा दिलवा देते। आप लोग जो है अभी अखिलेश यादव के विरुद्ध भी आयसैनिक संपत्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और कब उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है? 2 दिन बचा है, आज 30 दिसंबर है, परसों जो है नया साल 2022 लग जाएगा। ठीक है, आरपी राजन एक मिनट, अभिमन्यु त्यागी। देखिए, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी तो हम देख रहे हैं, और ये दोनों यही सेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर लड़ाई है तो इन दोनों के बीच में ही लड़ाई है। एक दल जो कि सत्ता में है और दूसरा जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इन्हीं लोगों के बीच में फाइट है। तो अब इस एबीसीडी या निजाम के वार से लखनऊ इस बार कौन पहुंचता दिख रहा है? क्योंकि ये तो मानने को तैयार नहीं है कि लड़ाई में तीसरा कोई है भी। देखिए, ये सब बातें टीवी डिबेट में हो रही, लेकिन आप जनता के बीच में जाएंगे तो पता लग जाएगी। भाजपा तो चाहती है कि हिंदू मुसलमान चुनाव हो जाए, सपा खुद ये चाहती है चुनाव हिंदू मुस्लिम के तौर पे हो जाए। आप पूर्वांचल जाइए, मध्यांचल जाइए, बुंदेलखंड जाइए, आप अवध जाइए, आप ब्रज क्षेत्र में जाइए, आपको पता लग जाएगा चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, आपको पता लग जाएगा चुनाव किस ओर जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी सचमुच में इतनी मजबूत होती तो राष्ट्रीय लोकदल, जिसका एक भी विधायक नहीं है, उसको वो 40 सीटें ना देती। आप पूर्वांचल में जाइए, आपको पता लग जाएगी इनकी स्थिति। आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए, मध्यांचल में देख लीजिए, पूर्वांचल में देख लीजिए, जहां एक्सप्रेस वे की बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी इनको भीड़ नहीं है। अगर भीड़ लाने की बात है, मजदूरों को लेकर जाते हैं, आंगनबाड़ी की महिलाओं को लेकर जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रहे हैं। ये सारी तमाम उन रैलियों में हो रहा है। आज हम मुरादाबाद में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण भी देता हूं। तो यहां पर आज अमित शाह जी की रैली थी, चारों ओर कौन है? मजदूर घूम रहे हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा कहीं इस समय बाजार में भी नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई उत्साह नहीं है। उत्साह आखिर क्यों होगा? बंद दुकानों की भी जीएसटी लोगों को देनी पड़ रही है, बंद दुकानों का मीटर का सरचार्ज लोगों को देना पड़ा है। ईएमआई पे इन्होंने कहा थी छूट मिलेगी, ईएमआई सबको देनी पड़ी है। आप बताइए इन्होंने किसको छूट दी है? सिर्फ अंबानी अडानी को छूट देने का मतलब इस देश के व्यापारियों को छूट देना नहीं होता है। सिर्फ अंबानी अडानी को लाभ देने का मतलब इस देश की आम जनता को लाभ देना नहीं होता है। एक तरफ दुनिया का, विश्व का सबसे रईस जो है आदमी, वो अंबानी बन गए, 5वां नंबर है उनका, जो कि पहले 44वां नंबर था। इस लॉकडाउन के दौरान ही भाजपा के दुनिया भर के तमाम कार्यालय खुल गए हैं, उनके बैनामे हुए हैं, आरएसएस के कार्यालय खुल गए हैं।
इस तरह आरएसएस की अलग अलग जो इकाइयां उनके कार्यालय खुल गए, एबीवीपी के कार्यालय खुल गए, पहनामा हुआ, 3 स्टार से 5 स्टार कार्यालय खुल गए। ठीक है आरपी राजन, एक जवाब आप देंगे इस पर जो है, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। आरपी राजन, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस की तरफ से उनका कहना है कि आप दोनों लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मुकाबला त्रिकोणी है, निजाम कोई और भी हो सकता है। अरे हास्यास्पद बात ना करें कि त्रिकोणी है। आप ठीक है, आप स्टेब्लिश कौन हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस कहां स्टेब्लिश हो रही है, कहां स्टेब्लिश, कांग्रेस तो अपनी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। अब ये राग अलाप रहे, इनसे गठबंधन उनसे गठबंधन, अब कोई नहीं आ रहा है। आप देखिए, आप कांग्रेस के पास कहां है, कितने विधायक है और कितने विधायक जीत के आने वाले, किन सीटों पर मजबूत हैं। ये यहाँ सब बात करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां बेहतर जो चीजें यहाँ कह रहे हैं वो चीजें वहां लागू करके बताएं, तब विश्वास करें आम जनमानस। आप दूसरे राज्यों में आपकी नीति कुछ और है, उत्तर प्रदेश में आपकी नीति कुछ और है। आप करिए ना, कांग्रेस की भी समाजवादी पार्टी की चिंता न करें, अपनी चिंता करें कांग्रेस, अपनी चिंता करें समाजवादी पार्टी, अरे रावण का भी क्यों हो गया था, पार्टी अपनी चिंता स्वयं करती है, कांग्रेस अपनी चिंता करे। आप क्यों इतने बौखला रहे हैं? कांग्रेस को आप राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे? देश के जनमानस ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को जिताया। 4 दिन आप लोगों को सत्ता पाए हुए हो गए, आप घमंड में आ गए। आप कांग्रेस को बता रहे हैं किस तरह से सरकार चलाए। अरे क्या क्या मुद्दे प्रदेश में जमीन तलाश रहे हो, बात करते हैं आप समाजवादी पार्टी को बता रहे हो, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आप देखिए आपका क्या स्थिति उत्तर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सारी सरकारी संस्थानें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई हुई है, वो 95% ऐसी संस्थानें हैं जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक भी गवर्नमेंट सरकारी एडी डिग्री कॉलेज नहीं खुला है उत्तर प्रदेश में, एक भी ऐसी यूनिट नहीं खुली है जहां बिजली का निर्माण होता हो। आपने बताइए, आप अपनी सरकारों में क्या काम कर रहे हैं? आप जनहित बनाए हैं, आप अपने जवाब तो दीजिए। आपने कितनी नई नौकरियां दे दी है? अरे कुछ है आपके पास बताने के लिए? जब देश आजाद हुआ तो 99% लोग नंगे पांव थे। जब देश आजाद हुआ तो 99% जो घर थे वो छप्पर नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो लोगों को बुखार से, टीबी से मौतें हो जाती थी। तो हर जिले पे जिला मेडिकल करिए ना, आप करिए ना, आप करिए, आपके राज्य में सरकार बात बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, समाजवादी को पास करा रहे हैं। आपके पास बताने के लिए आपने क्या किया है? आप जब समाजवादी पार्टी को चिंता करने देते हैं आपको, आप अपनी चिंता करिए कि जीरो से जो है रेलवे का निर्माण कराया। अरे आप कहां तक कांग्रेस का मुकाबला करेंगे? सब कुछ आपके पास बना। ठीक है नहीं, हर एक पार्टी के प्रवक्ता को ये दावा करने का अधिकार है कि हम मुकाबले में हैं और हम मुकाबला करने जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। पंकज जी देखिए, यहां पर जो तर्क होते हैं वो ये रखे जाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पास भीड़ आ रही है। अगर भीड़ को हम पैमाने के आधार पर देखें तो हमने कई चुनाव देखा, परिणाम नहीं था भीड़ के आधार पर। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मुद्दा और मुद्दों को भटकाने की बात कही जा रही है और उसमें निजाम से लेकर ABCD का फॉर्मूला दिया जा रहा, आपको लगता है कि हां कहीं कोई त्रिकोणीय फॉर्मूला दिख रहा है, मामला दिख रहा है, चुनावी आपको माहौल समझ में आ रहा है? या फिर अगर सीधी फाइट है तो उसमें बीजेपी को इस बात का पूरा इल्म है कि अगर हम सीधा अखिलेश को टारगेट करेंगे और उसी मुद्दे को पकड़ कर रखेंगे कि उस दौर में कितने दंगे हुए, उस दौर में कितनी घटनाएं हुई, तो शायद यह फॉर्मूला फिर से एक बार काम कर जाए? देखिए, एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस देश का एक मतलब स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पार्टी है और देश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति शून्य है और यहाँ पर मुख्य मुकाबला अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुख्य के मध्य है। उसमें कांग्रेस कहीं नहीं स्टैंड करती है। इस बात को कहना बेईमानी होगा क्योंकि कांग्रेस के जो राजकुमार है, जो राहुल गांधी जी है, वो उस बात को सीरियस नहीं लेते। और आज राजकुमार कह रहे हैं कि आपने क्या दो लोग मेरा एंकर साहब से निवेदन है, आप इस तरह से RSS के लोगों को क्यों बिठाते हैं? ये राजकुमार क्या होता है? अरे आपने भाजपा के अलावा ये कौन है? ये कौन से पत्रकार है? ये फेवर कर रहे हैं भाजपा का? ये कौन से? अब त्यागी साहब संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी तो पत्रकारों को भी है, वो अपना दे रहे हैं, उनका बयान है, आपको नहीं मानना है मत मानिएगा। अब वो पत्रकार है या नहीं है, नहीं अब वो पत्रकार है या नहीं है ये छोड़िए ना,
नहीं, वो पत्रकार के तौर पर ही चर्चा में शामिल है, तो मैं तो उनको पत्रकार ही मानूंगा। और रही बात अभिव्यक्ति की आजादी की, तो संवैधानिक तौर पर उनको भी मिली हुई है, जितनी आपको है उतना ही उनका है, कोई बंटवारा नहीं है कि आपकी ज्यादा उनकी कम है। उनको बोलने दीजिए, आप सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए। पंकज जी, अरे तो क्या कांग्रेस की तारीफ करें तब वो अच्छे पत्रकार होंगे? ये कौन सा तर्क है? वो कांग्रेस की तारीफ करेंगे तब अच्छे पत्रकार होंगे क्या? यही तो समस्या है पार्टियों में कि वो चाहते हैं कि हम उनकी तारीफ करें। भाई उनका आकलन है, उनका अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है बोलने का। त्यागी जी, उसके लिए आप नहीं बताएंगे? नहीं, ये तय आप मत करिए कि वो बीजेपी का फेवर कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं। वो जिसका कर रहे हैं वो उनका संवैधानिक अधिकार है भाई। आप उससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। उनको लेकिन बोलने की आजादी है, उनको बोलने की आजादी है। आप सुनिए। नहीं, ये नहीं, कांग्रेस बीजेपी या कोई दल ये तय नहीं करेगा कि पत्रकार कैसे बोलेगा और क्या बोलेगा। तो उनका अधिकार है, उनका आकलन है, उनको इतना अधिकार है, वो बोल रहे हैं। सुन लीजिए भाई। अरे त्यागी जी सुन लीजिए। नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी, ये आप तय नहीं करेंगे, सर। आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन उनके बोलने की आजादी पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। सुनिए उनको, पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। पंकज जी, अरे दो लोग कहां हैं भाजपा के भाई? एक ही है, प्रशांत उमराव ही है बीजेपी से, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको अधिकार है सुनने का और उस पर असहमति जाहिर करने का। उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर बोलिएगा। पंकज जी, देखिए एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस सभी चीजों को सामान्य तरीके से नहीं लेती है। उसका नतीजा है कि उसके हाथ से कई स्टेट चले गए और आगे आने वाली तैयारी में आप देखेंगे तो पंजाब भी उसके हाथ से जा रहा है। पंजाब में भी वो कांग्रेस की विषम स्थिति है। कांग्रेस की चलती हुई सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने जिस तरह से हाशिए पे खड़ा किया और सिद्धू को जिस तरह से अध्यक्ष बनाने का काम किया, जो सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में रहकर बीजेपी के यशगान किया करते थे, मोदी जी के यशगान किया करते थे, और आज वो क्या नाम है वहां के अध्यक्ष है। उन्होंने जिस तरह से वहां पर चीजें परिभाषित की है, उसका नतीजा है कि कांग्रेस के हाथ से वहां पंजाब का भी प्रांत जा रहा है। कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी को चिंतन करना चाहिए और देश के सारे राज्यों में एक पद यात्रा निकालनी चाहिए और जनमानस से इंटरेक्शन करना चाहिए। लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया और इस बात को नहीं किया गया। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए पे है और उत्तर प्रदेश में जितना भी प्रियंका गांधी कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, ये निश्चित समझ लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार विकास के कामों को लेकर चल रही है, उत्तर प्रदेश में दंगों की बातों को लेकर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गुंडा राज को लेकर चल रही है, तो ये निश्चित समझ लीजिए जनमानस उसके साथ है। और ये समझ लीजिए पिछले विधानसभा चुनाव में 41.26% वोट 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और समाजवादी पार्टी को करीब 21% वोट मिले थे और 20 से 21% वोट इनको मिले थे आपके बहुजन समाज पार्टी को। तो ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि 41% और 21% में 20% का डिफरेंस है। तो ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया है इन 5 सालों के दौरान योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कि जो है जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़े और जनता एकदम नाराज है और जनता एकदम उद्वेलित है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार। देखिए ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि फाइट से भी कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइट है, ये पंकज जी का आकलन है। हाँ अभिमन्यु भाई, अब आपकी आपत्ति क्या है? उस फाइट में आप नहीं है, इस बात पर आपको आपत्ति है? बस आप ये चाह रहे हैं कि पंकज जी ये बोल दें कि नहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो आप खुश हो जाएंगे? देखिए ये डिबेट से तो तय होगा नहीं सरकार बनाना। नहीं बिल्कुल नहीं होता है। आप बात सुनिए। हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पॉल्यूशन के बारे में जो डिबेट में चलती है, आप दो लोग एक विचारधारा के बिठा देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये काम नहीं चलेगा। देखिए बात ये, अरे भाई उनके विचारधारा से भी तो सरकार नहीं बनेगी ना त्यागी भाई। नहीं एक मिनट देखिए त्यागी भाई, मैं बड़ी तार्किक बात करता हूं, मैं बहुत तार्किक बात करता हूं। एक मिनट मुझे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पंकज रस्तोगी ने अपनी बात रख दी तो उनके बात रखने से भी सरकार नहीं बन जाएगी कि वो बात रख देंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। उन्होंने अपनी बात रखी है, आपको मानना है नहीं मानना है आपका अधिकार है, उससे भी सरकार नहीं बनेगी। अब बोलिए। देखिए हम क्या बात कहना चाह रहे हैं, लोग धीरे धीरे नेताओं को भी पसंद करना बंद कर दिया है लोगों। कारण क्या रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे लोग इसमें शामिल हो गए, अच्छे लोग आएंगे कैसे? इस तरीके की डिबेट देख के अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं।
लेकिन साथ में क्या है कि मीडिया का क्या काम है, सरकार को घेरना, आप लोग लगातार घेर रहे हैं, और आप बीच बीच में ऐसा हो जाता है, अज्ञानतावश भी हो जाता है कि ऐसे लोगों को बिठा लिया जाता है जो पूर्ण तौर पे सरकार की तरफ से बातें रखते हैं। अगर बातें बायस्ड ना हो तो सब लोग सुने, तो सब लोग आप डबल बायस कहाँ है सर, बायस कहाँ है? उन्होंने कहा है फाइट है, फाइट में उन्होंने सिर्फ बीजेपी और सपा को रखा है, आपको नहीं रखा है। इसमें बायस कहाँ हो गए? वो उन्होंने सपा को रखा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, उनकी विचारधारा बीजेपी और सपा दोनों की है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी बीजेपी और सपा दोनों की विचारधारा वाला हो, जब तक वो नेता ना बन जाए। नेता बनने के बाद वो हो सकता है, कभी बीजेपी में जा सकता है, कभी सपा में जा सकता है, कांग्रेस में भी जा सकता है, अपनी खुद की पार्टी बना सकता है। ये नेताओं के गुण होते हैं। अभी तक पंकज रस्तोगी नेता नहीं बने हैं, उनकी विचारधारा है। और अगर आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा के हैं तो सपा को भी फाइट में मान रहे हैं। हाँ, तो वो तो मानेंगे ही ना। हाँ। यही बात इसीलिए आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, हमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, हमने सिर्फ एक बात कही। देखिए, मैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, अभिमन्यु भाई, मैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूं और कहता हूं कि जो भी दल चुनाव में है वो सभी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में वो ले जाएगी, जनता किसको चुनेगी। मैं तब तक नहीं मानता, किसी के दावे को खारिज नहीं करता जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। इसलिए कांग्रेस को भी मैं लड़ाई में मानता हूं। सत्ता में बीजेपी है तो लड़ाई लड़ेगी ही। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है तो वो भी लड़ाई लड़ेगी। मैं तो बसपा को भी मानता हूं और नए दल जो आए हैं उनको भी मानता हूं कि लड़ाई में है, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनावी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। बहरहाल प्रशांत उमराव, सवाल इस बात का कि चाहे एबीसीडी का फॉर्मूला दे या निजाम का फॉर्मूला दे, निजाम का फॉर्मूला या उसका मतलब अगर आप गिना रहे हैं तो आरपी राजन के पास भी था, उन्होंने भी गिनाया कि एन का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। सवाल यहां पर यह है कि मुद्दों की बात कब होगी, क्योंकि विपक्ष मुद्दों के आधार पर चुनाव चाहता है, जिसमें बेरोजगारी से लेकर बद इंतजामी तक है। देखिए, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। और अभी त्यागी जी बिजली की बात कर रहे थे, त्यागी जी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान को छत्तीसगढ़ ने कोयला देने से मना कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश राजस्थान को 700 मेगावाट बिजली दे रहा है। उत्तर प्रदेश से बिजली सरप्लस है, इससे हम राजस्थान को पड़ोसी राज्य का धर्म निभाते हुए हम बिजली दे रहे हैं। और कई सारे उपकेंद्र भी लगाए गए हैं। सारे जो पहले जो केंद्र चल रहे थे बिजली उत्पादन के, वहां पे उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। इससे आज उत्तर प्रदेश में 20 से 24 घंटे बिजली मिल पा रही है। दूसरी बात, विपक्ष कहता है लगातार कि हम कारोबारियों का समर्थन करते हैं, ये व्यापारियों की सरकार है। और वही जब सरकारी एजेंसियां जब कुछ कारोबारियों पर जब कार्रवाई करती है, चाहे पिंटू यादव, मनोज यादव, राजीव राजे से कारोबारियों पर कार्रवाई करती है, तो कहती है कि देखिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में परेशान कर रही है। और जिनके ऊपर कार्रवाई उन्होंने स्वयं स्वीकार की कि हमने 68 करोड़ की टैक्स चोरी की है। और इसके बाद जब समाजवादी पार्टी से जुड़े पीयूष जैन पर कार्रवाई हुई, कि उनका लिंक सामने आया। और 2018 में हमने याद है कि किस तरीके जब अखिलेश यादव जी ने 4 विक्रमादित्य मार्ग अपना सरकारी आवाज छोड़ा था, किस तरीके से वहां दीवारों की टाइल्स तोड़ी थी, स्विमिंग पूल तोड़ा था। तो कहीं कहीं और जिस तरीके से पीयूष जैन के दीवारों से जिस तरीके से चांदी और नोट मिल रहे हैं, तो ये भी एक संदेह कह रहा था कि अखिलेश यादव के घर से इस तरह के रुपए बरामद हुए थे जो उन्होंने दूसरी जगह ठिकाने लगाए थे। तो उनका दोहरा रवैया है। हम जब कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि नहीं कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, वैसे कहते हैं कि हमारी व्यापारी की सरकार है। अब पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सर हिपोक्रेसी वाली जो बातें करते हैं। आप महंगाई पर क्या आपने क्या कंट्रोल किया, क्या महंगाई पे आपने कंट्रोल किया, उस पर भी जवाब दीजिए। आप तो केवल एबीसीडी बिल्कुल महंगाई पर कंट्रोल है। और अखिलेश यादव जी पे तो ऐसे नहीं चलेगा। बहुत मामला चल रहा है संपत्ति का, सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पे आय संपत्ति का मामला चल रहा है। सरकारी इनसे काम करें तो आप ये मत कहिए कि हमारे ऊपर वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, हमारे ऊपर हमें परेशान किया जा रहा है। ठीक है, आरपी राजन जल्दी से अपनी बात कंक्लूड करें, उसके बाद में जाऊंगा मन्नू भाई के पास, पंकज जी के पास। आरपी राजन, प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि हम एबीसीडी बताएंगे, हम निजाम भी बताएंगे, और निजाम का मतलब हमारा वाला निजाम वापस लाने के लिए जनता को समझाएंगे भी, और साथ में महंगाई पर जवाब भी देंगे। इनका वाला निजाम पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, किस तरह से कोरोना काल में आपने आप वाला निजाम भी देखा है, वो यही तो बता रहे हैं बार बार कि वो वाला मत देखना पड़े, इसलिए हम ही को चुनना। वो 22 में क्लियर हो जाएगा। बाद में बहुत कुछ देखिए। आप आज पूरा समझिए, पूरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार फेल हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा जनता ने नकार दिया है। अब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, सारे केंद्रीय मंत्री और सरकार जो है लगी है उत्तर प्रदेश में। अरे एक आप समझिए, अखिलेश यादव जी के पीछे पूरी केंद्र सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, जहां कहीं अखिलेश भी जाते हैं पीछे से भी जाते हैं। आप रैलियों में देखें किस तरह जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है अखिलेश जी के पीछे। तो ये बदलाव का सूचक है।
2022 में आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो सारी चीजें आ गई। 22 सामने है, आपके मुहाने पर खड़ा है 2022। कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई, वो पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। आप बताइए, जो 700 से 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गया, उस पे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी एक नेता का मैं कहता हूं, आप अगर कोई विजुअल दिखा दें, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे कोई बता दे, कोई बयान, कोई सिंपैथी अगर किसी ने जो व्यक्त की हो, एक आदमी ने श्रद्धांजलि अगर व्यक्त की हो, तो देखो मौत सबकी दुखद होती है। आपने एक भी किसान को श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया, वो सब दिख रहा है। किसान जान रहा, किसान, नौजवान, बेरोजगार और सब परेशान है, सब देख रहा है। आने वाले 22 में बदलाव बहुत। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी कुछ कहना भी चाह रहे थे आप? बदलाव की बात वो कह रहे हैं कि भीड़ सूचक है कि 22 में बदलाव होगा और सपा का ही एक तरीके से दबदबा दिखेगा और सरकार में भी वो आएंगे। लेकिन आपकी रणनीति निजाम, एबीसीडी इन सबसे अलग चल रही है, ये इन दोनों के बीच का मामला है। आपको लगता है कि नहीं, निजाम बनना कांग्रेस के लिए भी उतना ही आसान है? देखिए, कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की। जो सत्ता लोलुप दल है वो हमेशा सत्ता पाने के लिए कुछ भी हिंसा भी कर सकते हैं। आप अभी भाजपा के प्रवक्ता बिजली की बातें कह रहे थे। जो बिजली है उत्तर प्रदेश की आज 4 रुपए से 7.5 रुपए की हो गई है। जो नोएडा, गाजियाबाद में जो फ्लैट है, कई फ्लैट्स की जो बिल्डिंग है, वहां 18 रुपए यूनिट बिजली है, यानी एशिया में सबसे महंगी बिजली। आप इनसे जवाब तो पूछिए, इतनी महंगी बिजली क्यों है उत्तर प्रदेश में? इसके अलावा जो मीटर है वो इतने तेज चलते हैं, 30% मीटर तेज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उसके क्या कारण है? जहां तक अपराध की बात है, ये तो एनसीआरबी का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार है, 60,000 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 11,900 मामले हैं। साइबर क्राइम का रोज 11 मामले हैं। बच्चों के खिलाफ अत्याचार के रोज 20 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में हत्याओं के 4,000 मामले हैं, जो कि देश में नंबर 1 है। अवैध हथियार के 50% मामले उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश भर में नंबर 1 है। ये क्या सुचिता की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? इस सरकार में जाति देखकर एनकाउंटर होते हैं, इस सरकार में जाति देखकर, टाइटल देखकर एनकाउंटर होते हैं, पांव में गोली मारी जाती है, मकान ढाए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार 20 टॉप अपराधियों की अगर लिस्ट जारी करे तो उसमें ऐसे अपराधी निकलेंगे जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जाति देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जो जाति देखी जा रही है उन्हें जिले का प्रभार मिल रहा है। महंगाई इतनी हो रही है कि चारों ओर महंगाई आतंक मचाए हुए है। इस समय 100 रुपए किलो टमाटर, 40 रुपए किलो आलू, 70 रुपए किलो वाली दाल जो 70 साल तक नहीं बिक पाई, 200 रुपए किलो बेच दी। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का, 100 रुपए का रिफाइंड 250 का, 300 रुपए का सिलेंडर 1000 का। चारों ओर महंगाई। ठीक है, यानी आपके लिए भी मुद्दे वही महंगाई के रहेंगे, बाकी अन्य मुद्दे रहेंगे, किसान मुद्दा रहेगा, उसके आधार पर आप भी निजाम बन सकते हैं। आपका ये कहना है, मानना है। पंकज जी बहुत शार्प कमेंट कर दीजिए। निजाम बनने का सबको अधिकार है भाई। चुनावी लोग लड़ाई जब लड़ने जाते हैं तो इस मंशा के साथ जाएंगे और जाना भी चाहिए कि उद्देश्य हमारा पूरा होगा, वरना पहले से उनको हार जैसा महसूस होगा। तो सभी को अधिकार है, अभिमन्यु त्यागी को भी अधिकार है कि उनकी पार्टी निजाम बने, वो क्यों ना कहें। लेकिन वस्तु स्थिति दिख क्या रही है कि अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी होगी तो असल में जनता किधर जाएगी? देखिए, जहां तक इन्होंने महंगाई की बात की और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 100 रुपए टमाटर बिक रहा है, तो वो जाके जीआईएस का सर्वेक्षण करें। हम लोग भी शहर में दिन भर सड़कों पर ही अपना समय गुजारते हैं और पूछते रहते हैं, देखते रहते हैं, सर्वेक्षण करते रहते हैं। तो ऐसा रेट 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है और 30 रुपए 35 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 35 रुपए 30 रुपए मटर बिक रही है। तो इस तरह की कहाँ से आंकड़े टीवी डिबेट में प्रस्तुत कर रहे हैं और जनमानस को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस तरह की चीजें टीवी डिबेट में कृपा करके न बोला करें। आप कांग्रेस एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के आप प्रवक्ता हैं, इस तरह की भी बात महंगाई को जनता के समक्ष न रखें कि आप एक झूठे साबित हो। इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि तेल का दाम भी बता दीजिए, कांग्रेस की ऐसी क्या कमी थी कि तेल के दाम भी बता दीजिए, बिजली के दाम भी बता दीजिए, राजस्थान के दाम भी बता दीजिए, राजस्थान में पेट्रोल के क्या रेट है दाम बता दीजिए। आप क्या रेट है बना रहे हैं सब्जी, पेट्रोल का रेट बता दीजिए, गन्ना किस रेट बताइए त्यागी जी। चलिए बहुत, मैं अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा पंकज जी, रोक रहा हूं आपको। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं अभिमन्यु भाई, निजाम बनने का अधिकार आपको भी है। ये जो बीजेपी और सपा आपस में कह रहे हैं कि नहीं हम ही आपस में बदल लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो कांग्रेस को भी लड़ाई में मानता हूं। आप भी कोशिश करिए, जनता ही तय करेगी। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु भाई आपका, प्रशांत उमराव आपका, पंकज जी आपका, आरपी राजन आपका भी।
तो सवाल तो बनता में सवाल सिर्फ इतना था कि ABCD का फॉर्मूला भी समझाया गया निजाम बनने के लिए। निजाम अब कौन बनेगा ये जनता को ही तय करना है, उन्हीं पर छोड़ते हैं। नमस्कार।